वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 18 अप्रैल 2022 है, तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल बारबरा फॉरेस्ट के बारे में है। उड़ीसा की सरकार प्लान कर रही है कि जो बारबरा फॉरेस्ट का रीजन है उसे इको टूरिज्म मैप में लाया जाए और इस पूरे रीजन में इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। अब पहला सवाल तो मन में आता है कि इको टूरिज्म एग्जैक्टली होता क्या है, उसके बाद तो बाकी की बात आती है। इको टूरिज्म को बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल के तौर पे देखा जाता है किसी भी नेचुरल एरिया में। कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर कोई व्यक्ति जब घूमने जाता है तो इस बात का ध्यान रखता है कि वहां का इन्वायरमेंट लॉस में ना जाए, फर्दर जो वहां पे रहने वाले लोकल लोग हैं उन्हें इससे लाभ मिले, और जो भी लोग जाते हैं उन्हें जो इन्वायरमेंट है उसको लेकर एजुकेट भी किया जाता है। बहुत ही स्मॉल स्केल पर और लो इम्पैक्ट फॉर्म ऑफ ट्रेवल ये होता है जहां पर वो नेचुरल वर्ल्ड को देखते हैं, समझते हैं, उसे प्रिजर्व भी करते हैं। इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बेसिकली फ्रेजाइल होते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ह्यूमन का नहीं होता और उन्हें अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। लोग ऐसी जगहों पर देखना और जाना पसंद करते हैं गिवन दैट उस जगह को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ट्रैवलर्स को इसके माध्यम से इनकरेज किया जाता है कि आप ऐसी जगहों पर जाएं जो अनटच्ड हैं लेकिन उसी लेवल पे मेंटेन करके रखें। तो ऐसे एरियाज में जाने में लोग इंटरेस्ट भी दिखाते हैं और इससे वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें भी लाभ मिल जाता है। सबसे पहले तो ये चिल्का लेक का जो रीजन है कोस्टल उड़ीसा में, वहां पर आपको मिलेगा एशिया का लार्जेस्ट टीक और साल का फॉरेस्ट माना जाता है। ये पेड़ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पाए जाते हैं। इनका कारण भी मैं आपको बता दूंगा। जो फॉरेस्ट है वो उड़ीसा के 3 जिलों को छूता है, दैट इज खोर्धा, नयागढ़ और गंजम। इसे एक ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर की जो वाइफ है, जो एक टाइगर अटैक में इस रीजन में मारी गई थी, उन्हीं के नाम पर इस पूरे फॉरेस्ट का नाम रख दिया गया। वो नाम अभी भी चला आ रहा है। जो ओरिजिनल बारबरा फॉरेस्ट था, यहाँ पे बहुत सारे साल के पेड़ हुआ करते थे। कुछ और भी पेड़ थे जैसे कि पियासल, फिकस, अर्जुन, अशोक और कासी। 1910 के आसपास ब्रिटिशर्स को काफी इंटरेस्ट आया, चूंकि टीक की लकड़ी काफी ज्यादा मजबूत और महंगी बिकने वाली होती है, तो उन्होंने यहाँ पे टीक का प्लांटेशन शुरू करवा दिया। लेकिन ये जो पेड़ हैं आपको बेसिकली वैली में मिलेंगे या फिर पहाड़ों के निचले हिस्से पे मिलेंगे। स्लोप पे चूंकि टीक के पेड़ अच्छे उगते नहीं हैं रॉकी एरियाज में, तो वहां पर आपको टीक के पेड़ कम मिलेंगे और जो नेचुरल फॉरेस्ट पहले हुआ करता था वो उस जगह पे आपको दिख जाएगा। तो वर्तमान में भी जो स्लोप्स हैं वहां पर हमें जो पुरानी नेचुरल फॉरेस्ट हैं वो अच्छी तरीके से दिख जाएंगे। हालांकि साल अभी भी डोमिनेंट कंडीशन में वहां पे आपको दिखता है। जो बारबरा फॉरेस्ट का एरिया है वो ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का रीजन है, जहां पर हमें प्लांट्स, हर्ब्स और कई सारे पेड़ मिल जाएंगे। फोना में वहां पर हमें टाइगर्स मिल जाते हैं। देखिए, पहले वहां टाइगर होते थे, अभी नहीं मिलते हैं। अभी हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि टाइगर्स वहां पे हैं या नहीं है, हालांकि पहले हुआ करते थे। फर्दर सांभर डियर, माउस डियर और बिसन जैसे कई सारे जीव मिल जाते हैं। कई सारी स्पीसीज बर्ड्स की मिल जाएंगे, स्पेसिफिकली लिटिल स्केली बेलीड ग्रीन वुडपिकस, ये बहुत बड़ी संख्या में मिल जाएंगे। सावारा ट्राइब इस रीजन में रहती है, जो कि एक उड़िया कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली ट्राइब है। सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि भारत का एकमात्र नेचुरल रिसोर्स वाला रीजन है या कोई एकमात्र फॉरेस्ट है जिसे सीआरपीएफ गार्ड करता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये एक बहुत यूनिक सी और अलग सी बात होगी आपके लिए भी। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो जजेस के रिक्यूजल के बारे में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी ये बोला कि कोई भी लिटिगेंट या थर्ड पार्टी ये अधिकार नहीं रखता कि वो इंटरवीन करे, कॉमेंट करे या इंक्वायरी करे कि आखिर किसी जज ने किसी केस से खुद को क्यों रिक्यूज किया है। रिक्यूजल का मतलब क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि किसी जज को ऐसा लगता है कि जिस केस में वो इन्वॉल्व होने जा रहा है वहां पर उसके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, या जो पार्टीज हैं वो उनको जानता है, या हो सकता है कि उसका किसी पार्टी की ओर किसी भी कारणवश झुकाव आ जाए। इससे उनकी इंटीग्रिटी खतरे में पड़ती है या उस पर क्वेश्चन मार्क्स रेज किए जा सकते हैं। दैट इज द रीजन कि वो जज खुद से ही खुद को उस केस से बाहर कर लेते हैं और इसे जजेस के रिक्यूजल के रूप में देखा जाता है। इसमें वो किसी ऑफिशियल एक्शन को पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं इस आधार पर कि उसमें उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। ये जो डॉक्ट्रिन है जुडिशियल रिक्यूजल का, यहां पर एक जज किसी भी केस को सुनने से मना कर देता है और खुद को उस केस से पीछे खींच लेता है, ये कहते हुए कि उसके हित उसमें शामिल हो सकते हैं। यह प्रिंसिपल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करता है, जहां पर हम कानून की उचित प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। क्या रीजंस हो सकते हैं रिक्यूजल के? एक जज कई सारे कारणों से खुद को बाहर कर सकता है। एक मामला होता है परसेप्शन ऑफ बायसनेस का, उसके ऊपर आरोप होते हैं या फिर ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो किसी एक पार्टी की ओर झुकाव रख सकता है। ऐसे केसेस कई तरीके से आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई केस एक ऐसी कंपनी का आया है
जिसमें वो जज खुद ही शेयर होल्डर हैं। तो अगर उस कंपनी को लॉस होगा उस केस की वजह से, तो जज को भी लॉस होगा। तो हो सकता है कि वो उस कंपनी के फेवर में जजमेंट दे दें, ऐसी उम्मीद हो सकती है। दूसरा, वो किसी केस की दो पार्टी में से किसी एक पार्टी से पर्सनल एसोसिएशन रखते हो, या एक पार्टी जो उस केस में इन्वॉल्व है उसकी ओर उनका झुकाव हो, या उनका लॉयर या नॉन लॉयर से कोई पहले का कम्युनिकेशन हो। कई बार ऐसा होता है कि एक जज जिस कोर्ट में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उसी कोर्ट में उनका बेटा लॉ प्रैक्टिस कर रहा है और वो उनके सामने केस लेकर आ गया। तो अक्सर ऐसे केसेस में जो जज होते हैं वो खुद को रिक्यूज कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, कहते हैं नहीं हम अपने बेटे का केस नहीं सुनेंगे, वो कोई और जज सुने, क्योंकि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। एक और मामला हो सकता है, सपोज करिए कि कोई जज हाई कोर्ट में थे और उन्होंने एक जजमेंट दिया, उस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील गई और अब ये प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और अगेन ये केस सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं के पास पहुंच गया जिन्होंने हाई कोर्ट में उस पर जजमेंट दिया था। ऐसे केसेस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। वो अपने जजमेंट को क्यों पलटेंगे? अगर उसमें कुछ सब्सटेंटिव फैक्ट होगा तो भी। ऐसी स्थिति में भी जो जज होते हैं वो खुद को उस केस से बाहर कर लेते हैं। रिक्यूजल का प्रोसेस क्या होता है? रिक्यूजल का देखिए कोई प्रोसेस बताया नहीं गया है और ना ही बनाया गया है। तो एक जज अपनी कंसाइंस, अपने अंतःकरण से खुद ही डिसाइड करता है कि क्या वहां पर उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और अगर है तो वो खुद को बाहर कर लेते हैं। कई सारे सर्कमस्टेंसेस में लॉयर्स या पार्टीज भी इस बारे में क्वेश्चन करते हैं कि देखिए सर, आपके इस केस में इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो आप इस केस को मत सुनिए। जब ऐसा होता है तो यूजुअली जजेस खुद ही उस केस से खुद को बाहर कर लेते हैं। हालांकि रिक्यूजल का कोई फॉर्मल रूल या रेगुलेशन नहीं है और अंतिम निर्णय उस जज के पास ही होता है कि वो केस सुनना चाहते हैं या फिर नहीं। बेसिक प्रिंसिपल यही है जुडिशियल कंडक्ट का कि हर जज ने अपने ऑफिस की एक ओथ ली होती है जिसमें वो कहते हैं कि अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करेंगे, जस्टिस डिलीवर करेंगे बिना किसी फियर या फेवर के, अफेक्शन या इल विल के। तो जो उनका ये ओथ है, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो ये आड़े आएगा ना, इसीलिए वो खुद को बाहर कर देते हैं। रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा भी था कि जो बायस है उसका लाइक्लीहुड केवल इस आधार पे रिक्यूजल को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो एप्रीहेंशंस हैं किसी भी पार्टी के माइंड में उनको संज्ञान में लेकर जजेस रिक्यूजल के डिसीजन को ले सकते हैं कि पार्टी क्या सोचती है, क्या जज का कॉन्फ्लिक्ट इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। अगर कोई जज खुद को रिक्यूज करने से मना कर दे, कोई क्या कर लेगा? यहां पर कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो जज को बाहर जाना ही होगा, नहीं, जज खुद ही डिसाइड करते हैं। ये एक जनरल इंटीग्रिटी होती है कि जज बाहर हो जाते हैं। यहां पर जजेस रीजन क्या बताते हैं रिक्यूजल का, या कैसे बताते हैं? कोई फॉर्मल रूल चूंकि नहीं है कि रिक्यूजल कैसे होता है, तो जजेस के ऊपर होता है कि वो रीजन बताना चाहते हैं कि नहीं। कई बार वो रीजन ओपन कोर्ट में बता देते हैं, कई बार तो रीजन सबको पता होता है। अब किसी जज का बेटा केस लेके चला गया उनके सामने, तो सबको पता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बताने की जरूरत नहीं होती, सबको पता होता है क्या रीजन है, वो खुद को हटा लेते हैं। और कई बार वो अपने ऑर्डर में जब वो रिक्यूज कर रहे होते हैं तो बता देते हैं कि इस वजह से मैं इस केस से खुद को बाहर कर रहा हूं। तो ये मामला जजेस के रिक्यूजल का रहा। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है आईडीएमपी के बारे में। ये इंटीग्रेटेड कोर्स है जहां पर आप अपनी तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव, स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड मैनर में कर सकते हैं। 18 अप्रैल को ये आपका बैच लॉन्च हो रहा है। 8 महीने का ये लगभग पूरा आपका बैच होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है 2030 के लिए ये आईडीएमपी प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपके एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाते हैं, वीकली टेस्ट होता है, सीसेट वगैरह का भी प्रोग्राम इसी का हिस्सा होता है। इस बारे में आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो ओनली एस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में संग्रहालय को इनॉग्रेट किया। यह संग्रहालय सभी प्राइम मिनिस्टर्स की एक लाइब्रेरी या एक म्यूजियम की तरह है, जहां पर उनके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। म्यूजियम का जो लोगो है उसमें धर्म चक्र को जो सभी लोग हैं उन्होंने पकड़ा हुआ है, कुछ हाथ हैं जो उसको पकड़ के रखे हुए हैं। ये दिखाता है कि हमारा जो नेशन है और डेमोक्रेसी है वो हमारे लिए कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट है। जो म्यूजियम की बिल्डिंग है वो 3 मूर्ति भवन के पास में है, जिसे आप ब्लॉक 1 भी बोलते हैं। फर्दर न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्लॉक 2 भी इसके पास में ही है, जहां पर हमें पहले का नेहरू म्यूजियम भी मिल जाता है। यहाँ पे सभी प्राइम मिनिस्टर्स की स्टोरी मिल जाएंगी, पर्सनल आइटम, गिफ्ट, कुछ ऐसी चीजें जो उनकी मेमोरी दिखाती हैं, कुछ स्टाम्प्स या स्पीचेस को भी डिस्प्ले किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। होलोग्राम, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मल्टी टच, मल्टीमीडिया, स्मार्टफोन एप्लीकेशन, इंटरेक्टिव स्क्रीन्स, ये सब आपको इस म्यूजियम में मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्लैक सी के बारे में है। रशिया का वॉरशिप मोस्कवा डूब चुका है। ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। 600 फुट 12,500 टन का ये फ्लैगशिप रशियन ब्लैक सी फ्लीट डूब गया। क्यों हुआ पता नहीं। क्या यूक्रेन के किसी मिसाइल स्ट्राइक की वजह से ऐसा हुआ?
हालांकि रशिया कहता है कि शिप पर आग लग गई थी जिसकी वजह से यह डूब गया। हो सकता है यूक्रेनियन अटैक की वजह से भी ऐसा हुआ हो, लेकिन अक्सर आर्मीज इसे एक्सेप्ट नहीं करती बिकॉज इससे उनकी आर्मीज डिमोरलाइज होती हैं। मामला ब्लैक सी का आता है। चूंकि ब्लैक सी संज्ञान में है, ब्लैक सी को युगजीन सी के नाम से भी पुकारा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज के रूप में देखा जाता है पूरी दुनिया में। ये अटलांटिस सी का एक मार्जिनल सी माना जाता है, उसके एक छोटे से हिस्से के रूप में देखा जाता है। आपको ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया में मिलता है। इसके आसपास आपको कई सारे माउंटेन रेंजेस मिलती हैं, जैसे कि पॉन्टिक मिल जाएगा साउथ में, कॉकेकस ईस्ट में, और नॉर्थ में मिल जाएगा क्रीमियन माउंटेन। ठीक है, कुछ स्टेट्स हैं जो इसको मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती हैं, दैट इज डार्डेनल्स एंड बॉस्फोरस। फर्दर सी ऑफ मरमरा, यहां पर देखिए ये ब्लैक सी है, ये सी ऑफ मरमरा है, ये एजियन सी है। ये भी आपको एक ट्रांजिशन जोन के रूप में मिलेगा जो ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। फर्दर स्टेट ऑफ कर्च है जो ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से जोड़ता है। इसके आसपास की कुछ कंट्रीज हैं लाइक रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। अगर आपके पास कोई छोटा सा कोड है जिसके माध्यम से ब्लैक सी के चारों ओर के देशों को आसानी से याद किया जा सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पर्पल फ्रॉग के बारे में है। इसका साइंटिफिक नाम है नासिका बैट्रिकस सह्याद्रेंसिस। इसे हाल ही में कुछ रिसर्च वगैरह आई है इस पे। इसे इंडियन पर्पल फ्रॉग या पिग नोज फ्रॉग के नाम से पुकारते हैं। आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है। इसे 2003 में फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था। केरला के एसडी बिजू जो कि ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट रहे। फर्दर फ्रैंकी बॉस्यूट, ये ब्रूसेस से थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर इसे खोजा था। वेस्टर्न घाट का एंडेमिक है, मतलब यहीं पाया जाता है। मेजरली कॉन्सेंट्रेटेड होता है केरला और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में। ये बाकी जो फ्रॉक्स हैं उनकी तुलना में इसका सिर छोटा होता है और पॉइंटेड स्नाउट होता है जो आगे का हिस्सा है मुंह का। जो एडल्ट होते हैं वो डार्क पर्पल्स कलर के होते हैं और ये अंडरग्राउंड टनल्स में रहना पसंद करते हैं लगभग अपनी पूरी लाइफ टाइम। साल में एक बार निकलते हैं ब्रीडिंग के पर्पज से। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पारबॉइल्ड राइस के बारे में है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी ने एक धरना दिया है तेलंगाना हाउस में। वो चाहते हैं कि पैडी की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है वो यूनिफॉर्म रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि वो अब ज्यादा पारबॉलिक या पारबॉइल्ड राइस नहीं खरीदेंगे। यहां पे आप देखिए दो वर्ड है, पार और बॉइल्ड। पार का मतलब होता है पार्शियली, मतलब आंशिक रूप से, और बॉइल्ड का मतलब आप लोग जानते हैं उबाला हुआ। यहां पे जो चावल होता है पार बॉइल्ड राइस, इसको मतलब मिल में भेजने से पहले उबाला जाता है कई सारे पर्पज से। तो इसे पार्शियली बॉइल कर देते हैं पैडी के स्टेज पे ही, जब ये धान में होता है तभी। जो पार बॉइलिंग होती है राइस की, ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, ये बहुत ही पुराने समय से भारत में चली आ रही है। कई सारे प्रोसेस इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तंजावुर में जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, जो पीपीआरसी करता है, पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर, उसे कहा जाता है क्रोमेट सोकिंग प्रोसेस। सामान्य सी प्रक्रिया है। पहले धान को भिगोते हैं यानी कि सोकिंग करते हैं, देन उसे उबालते हैं, स्टीमिंग करते हैं, और फिर उसे सुखा लिया जाता है और फिर उसे मिल में भेजा जाता है। कई सारे फायदे होते हैं। जब आप उसे उबाल देते हैं भिगो के, तो वो दाने थोड़े टफ हो जाते हैं, तो मिलिंग के दौरान वो कम टूटते हैं। चावल के टूटने की वजह से उनकी कीमत गिर जाती है। अगर वो चावल टूटे ना तो उनकी कीमत अच्छी बनी रहेगी। इससे एक तो उनकी कीमत बनी रहती है मिलिंग के दौरान, वो अच्छे होते हैं। फर्दर उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बढ़ जाती है और वो इंसेक्ट्स या फंगीज के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट भी होते हैं। नुकसान होते हैं कई सारे, जैसे कलर डार्क हो जाता है और कई बार उनकी स्मेल भी आपको अनप्लीजेंट दिखेगी बिकॉज काफी लंबे समय तक उन्हें भिगो के रखा जाता है। बिसाइड्स इनकी मिलिंग भी थोड़ी महंगी पड़ती है, इस वजह से भी कई बार लोग इसे अवॉइड करते हैं। बट तेलंगाना में ये बहुत बड़ी मात्रा में होता है और इसीलिए वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इस बात को लेकर कंसर्न है कि सरकार अगर इसे नहीं खरीदेगी तो वहां के किसानों को नुकसान होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वीर कुंवर सिंह जी के बारे में है। गवर्नमेंट तैयारी कर रही है उन्हें, जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 23 अप्रैल को, उस ओकेशन पर उन्हें याद किया जाए उस पर्पज से। ये उज्जैनिया क्लैन से बिलोंग करते थे, परमार राजपूत फैमिली से, जगदीशपुर के, जो वर्तमान में भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा बिहार के। ब्रिटिशर्स के खिलाफ बिहार में फाइट को इन्होंने अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया। इन्हें पॉपुलरली वीर कुंवर सिंह के नाम से पुकारा जाता था। 1857 का जो विद्रोह था उसमें बिहार में जो लीड ली गई थी वो वीर कुंवर सिंह जी के द्वारा ही ली गई थी। जब ये लीड लेते हैं तो इनकी उम्र 80 साल थी, मतलब ये काफी बुजुर्ग अवस्था में पहुंच गए थे। यद्यपि इन्हें दो लोगों का साथ मिला था, इनके भाई बाबू अमर सिंह का और इनके कमांडर इन चीफ हरे कृष्ण सिंह जी का। कहते हैं कि जो इनिशियल सक्सेस इन्हें मिली वो हरे कृष्ण सिंह जी की वजह से ही मिली और लगभग 1 साल तक अंग्रेज इनसे परेशान रहे और एंड तक ये इनविंसिबल बने रहे। गुरिल्ला वॉरफेयर के मास्टर थे।
26 अप्रैल 1858 को इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इनकी याद में 1966 में एक स्टैंप भी जारी किया गया था। 1992 में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में खोला गया। 2017 में वीर कुंवर सिंह सेतु ऑर्गेनाइज किया गया जो आरा को छपरा से जोड़ता है। 2018 में इनकी 160th एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया गया, उनकी डेथ एनिवर्सरी को बेसिकली, जहां पे हार्डिंग पार्क में उनकी मूर्ति को लगाया गया और उसका नाम बदल के वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क रख दिया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन नेवी के इंडियनाइजेशन प्लान के बारे में है, 2015 से 30 के बीच में चल रहा है। इसके माध्यम से हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग है डिफेंस के सेक्टर की, हम उसे इंडिया में ही करें और डिफेंस के इंपोर्ट को कम करें। यहां पे हम इंडिजिनियसली डेवलप करना चाहते हैं अगले 15 सालों में डिफेंस इक्विपमेंट को। इसमें इन्वॉल्व है डीआरडीओ और कई सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज। फर्दर इस प्लान के माध्यम से 3 सेगमेंट पे फोकस किया जा रहा है, फ्लोट, मूव एंड फाइट। एक शिप की बात करते हैं। सबसे पहले तो वो फ्लोट करता है, यानी कि तैरता है। तैरने के लिए कई सारे मैकेनाइज्ड आइटम्स चाहिए होते हैं, उसका हार्डवेयर चाहिए होता है, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर चाहिए होता है, कुछ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट चाहिए होते हैं जिसको फ्लोट करवाते हैं। दूसरा मूव करवाने के लिए हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोपल्शन सिस्टम, और फाइट वहां पर हमें चाहिए सेंसर्स एंड वेपन्स। तो ये 3 सेगमेंट हो सकते हैं किसी भी, अगर हम फ्रिगेट की या फिर कॉर्वेट की बात करते हैं तब। हमें अभी तक नेवी ने अचीव कर लिया है 90% इंडिजिनाइजेशन फ्लोट में, यानी कि जो एक शिप तैरता है उसमें जो इंजीनियरिंग आइटम रिक्वायर्ड होते हैं या फिजिकल आइटम रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें हमने 90% चीजों को इंडिजिनियसली डेवलप कर लिया है। दूसरी कैटेगरी आती है मूव की, यानी कि प्रोपल्शन सिस्टम की, और तीसरी फाइट, यानी कि वेपन और सेंसर्स की। तो मूव वाले सेगमेंट में हमने 60% इंडिजिनाइजेशन अचीव किया है, और फाइट यानी कि वेपन्स एंड सेंसर्स में अभी भी हम 30% पे अटके हुए हैं। हमें चाहिए कुछ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज, जैसे कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जो बिना हवा के भी फ्यूल को जला सके लंबे समय तक, सबमरीन्स में बेसिकली, और सरफेस टू एयर मिसाइल्स। हमें एविएशन रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना है। जो INIP है, इसमें हम 3400 आइटम्स को अभी तक इंडिजिनाइज कर चुके हैं। 2000 मशीनरी, इलेक्ट्रिकल स्पेयर्स और 1000 एविएशन स्पेयर्स, 250 वेपन स्पेयर्स, इन सभी चीजों को हमने धीमे धीमे इंडिया में डेवलप करना शुरू कर दिया है। 4 इन हाउस इंडिजिनियस कमिटीज भी बनाई गई हैं जो नेवल एयरक्राफ्ट और उनके स्पेयर्स कैसे भारत में बनाए जाएं उस पर फोकस करेंगी। डीआरडीओ कोशिश कर रहा है प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर कि हम अपनी टाइमलाइन को और कम में कंप्लीट कर लें। नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि NIIO, 2020 में बनाया गया। ये कोशिश कर रहा है कि इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटी है, एकेडमिया और इंडस्ट्रीज को सब एक साथ लेकर आए और इंडिया को डिफेंस के सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। तो आइए रिवीजन कर लेते हैं। बारबरा फॉरेस्ट नीलगिरी माउंटेन्स में है, वेस्टर्न घाट में, गलत है। उड़ीसा में हमने डिस्कस किया था। रिक्यूजल ऑफ जजेस, कोई फॉर्मल रूल्स नहीं है रिक्यूजल के लिए, ये तो सही है। पर्पल फ्रॉग IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, दैट्स ट्रू। ब्लैक सी, इसके चारों ओर कंट्रीज हैं, सर्बिया, रशिया। देखिए यहाँ सर्बिया गलत हो गया ना, ये तो नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। तो आज का हमारा सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। सेशन की PDF आपको मिल जाएगी ओनली एज के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR को स्कैन भी कर सकते हैं। तो वहां पे जाइए, PDF को डाउनलोड करिए और रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।